हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th जो हमारा फिजिक्स लेक्चर सीरीज चल रहा था उसमें अगला लेक्चर जो कि इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले हमने लिमिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ये सब देख लिया था। बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा, इसमें कि आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन पे आपने बहुत सी बातें की, बहुत सा बात किया, लंबा चौड़ा उसे किया। इंटीग्रेशन में हमें उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम उतना तक ही सीमित रखेंगे जितना हमारे लिए जानना जरूरी है फिजिक्स के लिए। देखिए एक बात ये भी है ना कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना, जब जैसे जैसे कैलकुलस यूज करेंगे आगे, तो होगा क्या कि आप एडवांस होते जाएंगे, आप खुद समझने लगेंगे। ठीक है ना, और वहां पर यूज करेंगे हम तो आप समझ जाएंगे कि वो ये यूज हो रहा है और मैं वहां भी हेल्प कर दूंगा आपका। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं, चूंकि कर रहे हैं हम लोग तो इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। क्या है इंटीग्रेशन? अगर मैथमेटिक्स के भाषा में बात करें तो द मेथड ऑफ समेशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इन व्हिच ईच टर्म्स टेंड्स टू जीरो। देखिए डिफरेंशिएशन क्या था, अगर लॉजिकल बात किया जाए, सिंपल में बात किया जाए, देखिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज क्या है अगर बात करें। देखिए डिफरेंशिएशन क्या करता है ना, चीजों को इनफाइनाइट छोटे छोटे टर्म्स में जोड़ देता है। देखिए आप जरा सा हम आपको फील दिलाने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन हमारी मदद करता है। आप एक मिनट के लिए समझिए। मान लीजिए एक बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो और हमें क्या करना है, उसका स्पीड पता करना है। एक बालक दौड़ रहा है, चुन्नू दौड़ रहा है और हमें क्या करना है, उसका स्पीड पता करना है। तो आप कैसे पता लगाते हैं चुन्नू का स्पीड? आपके पास मेथड है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। कैसे पता लगाते हैं? आप क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये बच्चा कहां से कहां दौड़ के गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, और आप क्या करते हैं उसमें, और टाइम कितना लगा, और टाइम से आप डिवाइड कर देते हैं, आपको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है। सिंपल सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन ये है कि एक बालक ए से दौड़ना शुरू किया। एक मिनट के लिए आप समझिए, यहां पर फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। मान लीजिए कि मैं कहीं पर यहां पर, एक मिनट के लिए यहां कंसंट्रेट कीजिए। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां पर बी है। यह बालक इस ए से दौड़ के बी पर गया, दौड़ते हुए बी पर गया। तो स्पीड पता करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमें एक स्पीड मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं वो स्पीड कौन सा स्पीड है? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है मतलब मान लीजिए कि आप कहीं से कहीं गए, मान लीजिए कि आप निर्मली से चल के आप दरभंगा गए, तो निर्मली एक शहर है, एक दरभंगा भी एक शहर है। तो मान लीजिए कि एक सिटी से दूसरे सिटी आप चल के गए, मान लीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, और आपको जाने में लेट सपोज 2 घंटा लग गया। तो 2 घंटा लग गया तो स्पीड कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या यह बात जरूरी है कि हर एक पॉइंट पर जो आदमी गया वो 50 के ही स्पीड से चला होगा? हो सकता है कहीं पे वो स्लो चला होगा, कहीं पे फास्ट चला होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारा कैसे मदद करता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो चला होगा। क्वेश्चन ये है कि उसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है, इस सी पर स्पीड क्या था बालक का, ये बताओ। एक पॉइंट पर, अब एक पॉइंट पर जब स्पीड पता करने के लिए कहा जाएगा, फिजिक्स हाथ खड़ा कर देगा। क्यों खड़ा कर देगा? क्योंकि स्पीड है क्या, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन स्पीड है तो वो तो एक ही पोजीशन पे ही पूछ रहा है हमसे ना, एक पोजीशन पे बताओ स्पीड क्या है। तो पोजीशन में तो चेंज ही नहीं होगा वहां पे, तो चेंज ही नहीं हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे स्पीड? तो मैथ हमारी मदद करता है। मैथ कहता है कि बाबू ऐसा करो ना, ये सी है ना, सी के जस्ट बगल में एक पॉइंट ले लो और सी के जस्ट आगे में एक पॉइंट ले लो, एकदम बगल अगल में, और उस अगल बगल में अब बनाओ। अब एक पोजीशन हो गया, यहां से यहां तक का हो गया, तो अब आपके पास एक डिस्टेंस आ गया ना। अब बालक इसको पार करेगा। ये छोटा सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये नन्हा मुन्ना सा डिस्टेंस, मान लो कि ये छोटा सा डिस्टेंस dx है, और इसको पार करने में तुम्हारा बालक dt समय ले लिया।
dt मतलब एकदम छोटा सा समय, d जब भी यूज हो समझ जाइएगा बहुत छोटा की बात हो रही है। तो dt समय लगा dx, तुम क्या करोगे, dx by dt करके क्या कर लोगे, स्पीड पता कर लोगे। अब आप कहोगे सर लेकिन ये c का स्पीड तो नहीं हुआ, ये तो यहां से यहां तक का स्पीड हो गया, हमसे तो आपसे तो हम c का स्पीड पूछ रहे थे। तो आंसर मैं ये दूंगा, फिजिक्स आपको ये आंसर देगा कि बाबू ऐसा है ना कि ये टाइम इतना छोटा है, 10 to 0 है, इतना छोटा है कि इस छोटे से समय में चाह करके भी बालक अपने स्पीड को बदल नहीं सकता। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो स्पीड बदलने में कुछ समय लगता है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इतना छोटा समय है कि आप चाह करके भी इतना दूर में स्पीड नहीं बदल सकते। तो अगर आप इतना दूर में स्पीड नहीं बदले, जो स्पीड यहां था वही स्पीड यहां तक रहा, तो सी पे भी वही स्पीड रहा ना, आपको पता चल गया ना। तो चलिए ये सब फील आएगा जब आगे पढ़ेंगे, अभी तो टेलर है ना, कैनामेटिक्स जो ही शुरू करेंगे आपको सब चीज समझ में आने लगेगा। तो बहुत यूज है इंटीग्रेशन डिफरेंस। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है ना, वो बड़े से चीज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है, इनफाइनाइट टुकड़ों में बांट देता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है, उन सारे इनफाइनाइट टुकड़ों को जोड़ देता है। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसमें से हर एक टुकड़ा जीरो टेंड करता है, लेकिन लगभग जीरो को अप्रोच करता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है, उन सारे जीरो को अप्रोच करने वाले टुकड़ों को जोड़ने के काम आता है। ये काम अलजेब्रा नहीं कर सकता। अलजेब्रा से जोड़ने जाओगे ना इनफाइनाइट टर्म्स को, अलजेब्रा हाथ खड़ा कर देगा, इतना को कौन जोड़ेगा। लेकिन वहां पर आपका क्या काम आएगा, इंटीग्रेशन काम आएगा। तो इसीलिए डिफिनीशन समझिए कि द मेथड ऑफ समेशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इन व्हिच ईच टर्म टेंड्स टू जीरो। इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत कुछ है उसमें, जिसमें से हर एक टर्म जीरो को टेंड कर रहा है, उसको जोड़ने का जो मेथड है वो इंटीग्रेशन है। इट इज जस्ट एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स। डिफरेंशिएशन बांटने का काम करता था इनफाइनाइट टुकड़ों में, और इंटीग्रेशन क्या करेगा, सारे टुकड़ों को जोड़ने के काम आएगा। समझ गए बात, ठीक है। तो यहां पर देखिए यही लिखा गया है कि एक फंक्शन y में चेंज dy और ये फंक्शन x में चेंज। आपको पता है कि जब x में चेंज होता है तो y में चेंज होता है, y इज फंक्शन ऑफ x, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशिएशन से। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये dy y बन जाएगा और फंक्शन x dx फिर से फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। यानी फिर से आपको रिवर्स कहां ले आए, इसको डिफरेंशिएट करके आप ये प्राप्त किए थे, याद कीजिए। अब फंक्शन के डिफरेंशिएशन जहां शुरू हुआ था वहां मैंने ये बताया था, और ये फिर रिवर्स ये कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। ज्यादा हमें करना नहीं है कुछ, हमें जनरली फॉर्मूला समझना है और सवाल बनाना है। हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है। और ये हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलस में आखिरी लेक्चर है, उसके बाद हम लोग वेक्टर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब याद कीजिए, x को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो dx मिलता था, dx को इंटीग्रेट करोगे x मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग dx गिव्स यू x, यानी जब dx को इंटीग्रेट करते हो x मिलता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि वहां पर क्या होता था, x के पावर n को जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, n-1 इंटू x का पावर n इंटू x का पावर n-1, यही मिलता था ना। यहां पे देखो, अगर x का पावर n dx है, x का पावर n dx है तो मिलेगा क्या, x n+1 बाय n+1। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं, मैं सारे का एग्जांपल यहां बताऊंगा। अगर मैं ये कहूं कि x इंटीग्रल x³ dx, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। x का पावर 4 अपॉन 4, देखिए x का पावर n+1 बट्टा n+1। और अगर आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो एक बार, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x का पावर 4/4 को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, d/dx x का पावर 4/4 कीजिए। तो एक बात बताइए, क्या ये 4 नीचे आएगा, देखिए 4 नीचे आ गया, और इंटू x का पावर, एक पावर घट जाएगा बट्टा 3, और आप जानते हैं कांस्टेंट तो जैसे वैसे के वैसे रह जाएगा। देखिए फिर से क्या मिल गया आपको, x³ मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी क्या फिर डिफरेंशिएट करने पे वही मिल गया जो इंटीग्रेट करने पे था, इंटीग्रेट करने से पहले था, यानी रिवर्स है ना। यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है यही कि x का पावर, पहला तो dx को x मिलेगा, और दूसरा कि x का पावर n अगर हो dx हो तो मिल जाएगा क्या, x का पावर n+1 अपॉन n+1 n। यहां पर एक पॉइंट याद रखने की है कि यहां n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए।
-1 कहने का मतलब यहां जो n होना चाहिए, यानी x का जो पावर होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा तो वो log x हो जाएगा। देखिए 1/x को x का पावर -1 कहते हैं ना। अरे x का पावर -1 और 1/x तो सेम चीज है ना बाबू। तो 1/x dx करोगे तो log x मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रहे ना, हम सारा फिजिक्स में काम कर लेंगे। बाकी चीजें आएंगी तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो x का पावर n dx बराबर x का पावर n+1 बट्टा n+1, जहां पर n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -1 के बराबर है यानी कि पावर 1/x है तो वो log x होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप याद कीजिए, साइन जो होता था वो किसका डिफरेंशिएशन होता था? कॉस को जब डिफरेंशिएट करते थे तो -sin x मिलता था ना। तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो -cos x मिलेगा। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है? -cos x। sin x को जब इंटीग्रेट करोगे तो -cos x मिलेगा। cos x को जब इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा। अब याद कीजिए, sin x को cos x किसका डिफरेंशिएशन था? sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, तो cos x किसका इंटीग्रेशन होगा? sin x का, जस्ट रिवर्स है ना, ठीक। अब याद कीजिए, आप tan x को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो tan x मिलेगा। आया समझ में? cot x को जब आप डिफरेंशिएट करते थे cot x को तो -cosec स्क्वायर x मिलता था, और cosec स्क्वायर x dx को आप इंटीग्रेट करोगे तो -cot x मिलेगा। आया समझ में? जस्ट रिवर्स है। वो फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला आराम से। sec x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो sec x into tan x dx मिलता था, तो sec x into tan x dx को इंटीग्रेट करोगे तो sec x मिलेगा। जस्ट रिवर्स। जब आप cosec x को रिवर्स करते थे, डिफरेंशिएट करते थे cosec x को, तो क्या मिलता था? cosec x cot x dx माइनस साइन के साथ। तो यहां पर भी cosec x cot x को जब इंटीग्रेट करोगे तो -cos x मिलेगा। समझ रहे हो ना? जस्ट रिवर्स है। और जैसे ex को करते थे डिफरेंशिएट तो ex ही मिलता था, तो यहां भी जब ex को इंटीग्रेट करोगे तो ex ही मिलेगा। बस इतना याद रखो। इंटीग्रेशन में मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिर्फ ये है जो मैं फॉर्मूला घेर रहा हूं। ये फॉर्मूला आ जाए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला खाली सीख लो, और अगर हो सके तो ये दोनों भी याद रखो। इसके अलावा फिजिक्स नहीं कुछ यूज करवाएगा आपसे, और कुछ अगर यूज करवाएगा तो मैं सिखाऊंगा वहां पर। फिर से ये याद रखिए, x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n+1 बट्टा n+1, जहां पर n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n अगर -1 के बराबर है तो वो log x होगा, याद रखिए। और sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन -cos x और cos x का sin x, इतना याद रखिए। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। बाकी फॉर्मूला आपको देखना है, देख लीजिए। इंटीग्रेशन जब मैथ के टीचर पढ़ाएंगे तो अपना डिटेल्स में पढ़ाएंगे, हम लोग जल्दी से जल्दी काइनेमेटिक्स पे आने के चक्कर में। समझ गए? इसमें और भी चीजें पढ़ाई जा सकती है, बहुत सी चीजें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। समझ गए? ये क्लियर हुआ? ये जो साइन आप देख रहे हैं सांप जैसा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन है। मैं कुछ सवाल बना के दिखा देता हूं आपको, और थोड़ा सा मैं मैक्सिमा मिनिमा बता देता हूं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा भी हमारे काम आता है जब हम चैप्टर्स में कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ये हो गया। तो अब इसके बाद ये तो इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला से आप टर्म्स टू टर्म्स इंटीग्रेट कर लेंगे सारा कुछ। मैंने बताया ना 3 फॉर्मूला मेन है, वो 3 को आप याद रखिए। समझ गए? अब देखिए इसमें है क्या, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं फंक्शन के एक फिक्स्ड वैल्यू के बीच में, फंक्शन के एक फिक्स्ड वैल्यू के बीच में। जैसे कि आप ऐसे समझिए, यहां पे समझिएगा कि इंटीग्रल f(x) dx, आपने इसे इंटीग्रेट किया और आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं a से b तक, यानी कि आप x का वैल्यू a से b के बीच में ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं। यानी कि आप देखिए, इनफाइनाइट नंबर को आपको जोड़ने का मेथड देता है ना इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट सीरीज हर एक टर्म 0 को टेंड करता है, तो इनफाइनाइट हमें नहीं करना है, हमें a से लेके b तक को बस करना है। यानी हम इतना ही दूर को जोड़ना चाहते हैं। समझ गए? इतना ही दूर को मतलब इतने ही के बीच को हम क्या करना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसा केस होगा तो क्या करोगे? मान लो इससे पहले क्या करोगे? इसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करके मान लीजिए आपको मिला f(x), तो अब आप क्या करोगे? इसका वैल्यू यहां से लगाओगे a से b। क्या लगाओगे? a से b तक। और a से b तक लगाओगे तो आप एक बार आप क्या करोगे? f का वैल्यू b पुट करोगे, अपर लिमिट का, जो ऊपर में है वो अपर लिमिट का, माइनस एक बार आप क्या करोगे? लोअर लिमिट पुट करोगे।
और आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ गए? अब आप कैसे करेंगे ये समझिए। अब तो ये तो हो गया फॉर्मूला, अब करेंगे कैसे इसको ये समझिए। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया कैसा है भाई कि x स्क्वायर dx दिया हुआ है और इसे इंटीग्रेट करना है x बराबर 1 से लेके x बराबर 5 तक, x बराबर 1 से लेके x बराबर 5 तक करो इंटीग्रेट। तो अब देखिए ये इनफाइनाइट तक को हमें नहीं जोड़ना है, हमें इस को सॉल्व करना है जहां पर x का वैल्यू 1 से लेके 5 तक में आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, x क्यूब बटा 3 मिल जाएगा। क्यों, कहां से मिला? तो देखिए फॉर्मूला क्या है कि x का पावर n dx बराबर क्या है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां दो है n का वैल्यू, तो 2 + 1 3 और नीचे में n 2 + 1 3, तो x का पावर 3/3 मिल गया। लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। अब इसे हमें क्या करना है, कहां से कहां लगाना है, 1 से लेके 5 तक। तो आप क्या करोगे ना, अब इसको सॉल्व करोगे, आप अपर लिमिट रखोगे, x का वैल्यू 5 रखोगे तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या किए? एक बार अपर लिमिट रखे, लोअर लिमिट, यही तो कर रहा है। तो रख दिए तो क्या हो जाएगा, 125/3 - 1/3 दैट इक्वल टू 124/3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसे कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। जब लिमिट लगाते हैं तो क्या कहलाता है, डिफिनिट इंटीग्रल। कुछ नहीं याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, इतना याद रखना है कि जब लिमिट लगा के हो सॉल्व, जब लिमिट लगाए हम, जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में, जब भी हम लिमिट लगाएंगे आप इतना याद रखिएगा कि हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना होता है, सॉल्यूशन करना होता है, और फिर अपर लिमिट, एक बार हमें अपर लिमिट का वैल्यू रखना होता है, एक बार लोअर लिमिट का, फिर घटाना होता है। बस इतना याद रखो, मेरा काम हो जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत अच्छे। हम बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब यूज हो जाएगा, यूज करेंगे तो आप अपने आप समझते चलेंगे। ठीक है ना? ओके। अब इसके, ये था डिफिनिट इंटीग्रल। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि और आपको क्या जानना जरूरी है, तो आप एक सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। हम लोग एक सवाल लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो चलिए एक सॉल्यूशन, हमको भी एक प्रॉब्लम उठाते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल देखिए यहां पे दिया गया है कि है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसे क्या करना है ना, आपको करना है इंटीग्रेट। इसे आपको करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर दो। ठीक, कर देते हैं इंटीग्रेट। सारे टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट होंगे, आपको पता है डिफरेंशिएशन प्लस माइनस साइन में क्या होता है, सारे टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट होंगे और कांस्टेंट के साथ कोई खेल नहीं होगा। रूल्स सारे पुराने ही चलेंगे, रूल्स सारे पुराने ही चलेंगे, सारे टर्म्स होंगे और कांस्टेंट अपना अलग हो जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर कर लो और करो तो देखो क्या हो जाएगा, 4 बाहर कर लो तो 4, नीचे ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3 है तो ये x का पावर 4 हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, नीचे में भी 4 आएगा, प्लस ये 3 का 3 रह जाएगा और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा बट्टा 3 हो जाएगा। ये 2x है तो ये 2 का 2 रह जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, और 4 है तो ये 4 और इसके साथ dx है तो क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा। 4x नहीं dx नहीं x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब करो ना, देखो इसको सबको अलग अलग करो, सबके साथ dx 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 आएगा ना बाबू, तो 4 के साथ dx आएगा ना, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ना। आया ना समझ में? ये मत समझना कि सर कांस्टेंट में x कहां से आ गया, अरे x उसमें dx है तो x लग गया। ओके, और ये हम मानते हैं कि जब हम इंटीग्रेट किए होंगे इसको, देखिए मेन है क्या, मेन तो डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन जब किए होंगे तो यहां पर हो सकता है कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, जो डिफरेंशिएट करते वक्त कांस्टेंट का वैल्यू तो 0 टाइम कर जाता है, तो वो तो खत्म हो जाता है। तो हम मानते हैं कि यहाँ कोई कांस्टेंट रहा होगा। लेट सपोज यहाँ पर एक कांस्टेंट c है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो जनरली हम एक कांस्टेंट प्लस c लगा हुआ आप देखेंगे, जिसका होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब किए होंगे तो वहां अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो वो 0 चला गया होगा। उस कांस्टेंट को हम दिखाने के लिए c दिखाते, नहीं रहा होगा तो c 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या मिल जाएगा, x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ये हो गया आपका क्या सॉल्यूशन। समझ गए? तो समझ जाइए, अब ज्यादा डिटेल से हम लोग नहीं जाएंगे इंटीग्रेशन,
जब यूज करेंगे ना, सवाल बनाते वक्त यूज करेंगे तभी देखेंगे, मैथ्स में हमें उतना नहीं जाना है। ठीक है, अब एक टर्म है मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसे हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उसकी जरूरत हमें पड़ती है। ओके, तो हम मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करते हैं।